स्टूडेंट्स, आज हम इस पेपर में पेजाइजा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स द्वारा एर्गोट रोग होता है और उसको हम कहते हैं एर्गोट फंजाई। एस्कोमाइसिटिस जो वर्ग है या एस्कोमाइकोटीना जो ये उप डिवीजन है, इसी के अंदर आपका लास्ट का वर्ग है पेजाइजा, जिसे हम कहते हैं कप फंजाई। आपको पहले बता दिया था, फर्स्ट आपने एस्परजिलस पढ़ा था जिसके अंदर फलन पिंड को हम क्या कहते हैं, क्लेस्ट्रोसीशियम। सेकंड हमने पढ़ा क्लेविसेप्स, जिसके जो फलन पिंड को हम कहते हैं पेरीथीशियम। अब पेजाइजा हम पढ़ेंगे जिसमें तीसरे टाइप का फलन पिंड का निर्माण होता है जो कपनुमा या प्यालेनुमा होता है, जिसे हम कहते हैं एपोथीशियम। तो इनके ऊपर कितनी बार स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं पेजाइजा के, जिसे हम कप फंजाई कहते हैं, उसका वर्गीकरण। जगत माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, उप डिवीजन एस्कोमाइटिना, वर्ग इसमें हम लिखते हैं डिस्कोमाइसिटिस, गण पेजाइजिल्स और कुल है पेजाइजासी। पेजाइजा जो ये कप फंजाई है, इसकी लगभग 100 जातियाँ भारत में पाई जाती हैं। अधिकांश जातियाँ जो हैं 99% जातियाँ जो हैं व्रतोपजीवी हैं। व्रतोपजीवी मतलब सड़े गले लट्ठों पर, वृक्षों की छाल पर, जंगल की मिट्टी पे, जिसमें कार्बनिक पदार्थ जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसमें ये जातियाँ जो हैं दिखने को मिलती हैं। और इसमें जो हैं आप ये चित्र देख रहे हो बच्चों, इसमें जाति स्पेशली क्या होता है, ये जो जिस पे ये ग्रो करती हैं, जैसे सड़े गए लट्ठों पे, वृक्षों की छाल पे, तो कवक जाल तो बिल्कुल अधोस्तर के नीचे होता है। हमें केवल जो नज़र आता है केवल फलन पिंड नज़र आते हैं। आप देख रहे हो इस चित्र में ये गोल गोल प्याले नुमा फलन पिंड आपको नजर आ रहे हैं। ये इसका फलन पिंड है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, और इसके फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एपोथीशिया। क्योंकि ये कपनुमा होते हैं इसलिए इस फंगस का नाम जो है दिया है कप फंजाई। अब आप इस चित्र में देखिए, ये पेड़, सड़े गले पेड़ की लकड़ी है, इसके ऊपर ये प्यालेनुमा संरचनाएं दिख रही हैं, और इस प्यालेनुमा संरचनाओं के जो नीचे, लकड़ी के जो नीचे, छाल के नीचे जो है इसका कवक जाल है। हमें केवल इसका जो है कपनुमा स्ट्रक्चर यानी फलन पिंड दिखाई देता है। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी कॉप्रोफाइलस कवक का नाम बताओ। कॉप्रोफाइलस क्या होता है, मतलब शमल रागी। जो कवक जो हैं स्पेशली जो गोबर में, जो दूसरे जानवरों की विष्ठा में देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉप्रोफाइलस। तो कुछ जातियां इसकी पेजाइजा की कॉप्रोफाइलस हैं। तो कॉप्रोफाइलस ध्यान रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में आए कि कॉप्रोफाइलस यानी शमल रागी कवक का नाम बताइए, उसमें आप लिखोगे पेजाइजा, जो कि कप फंजाई के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पेजाइजा का कवक जाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब आप ये कवक जाल देख रहे हो स्टूडेंट्स, साफ देखने में नजर आ रहा है। सुविकसित मतलब वेल डेवलप्ड होता है। शाखित आप देखो बहुत ज़्यादा शाखित होता है। प्राय चिरस्थायी यानी पेरिनियल होता है। और जो आप पटयुक्त देख रहे हो, और हर एक कोशिका में एक केंद्रक जो है उपस्थित होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। कवक तंतु अधोस्तर के, अधोस्तर कोई सा भी हो, जले लकड़ी हो सड़ी गली, या मिट्टी हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं अधोस्तर। तो कवक तंतु अधोस्तर के नीचे जटिल जाल के रूप में फैला रहता है। पोषक पदार्थों के अवशोषण के लिए कवक तंतु जो है अधोस्तर के नीचे फैला रहता है। ऊपर केवल, जैसे हमने इस चित्र में आपको दिखाया था, ये ऑरेंज कलर के फलन पिंड, हमें केवल इसके फलन पिंड दिखाई देते हैं। ये तो हुआ बच्चों इसके कवक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कवक जाल कैसे होता है। सिंपल, बिल्कुल सुविकसित होता है, बहुत अत्यधिक शाखित होता है, पेरिनियल चिरस्थायी होता है, पटयुक्त होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है। अलैंगिक जनन, अधिकांश जातियों में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तो जिन जातियों में भी अलैंगिक जनन देखने को मिलता है उसमें कोनिडिया द्वारा होता है। जैसे कि आपको कवकों में पढ़ाया है
कि कवक जाल में, जिस कवक जाल में कोनिडिया का निर्माण होना होता है, उस कवक जाल की कवक तंतु जो है ऊपर की तरफ उठते हैं, उसमें कोनिडियोफोर का निर्माण होता है और कोनिडियोफोर के ऊपर जो है कोनिडिया का निर्माण होता है। और ये जो कोनिडिया होते हैं ये इसमें यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और कोनिडिया आपको दिखाया है डायग्राम में अंकुरित होकर जनन नलिका का निर्माण करते हैं। और जनन नलिका का जब ये जो है अंकुरित होकर जनन नलिका का निर्माण करते हैं और ये जनन नलिका जो है आगे जाके नए कवक जाल का, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, उसका निर्माण करती है। नेक्स्ट जो है मेन इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पेजाइजा में सोमेटोगेमी। आप लोग को जब मैंने सामान्य लक्षण कवक के पढ़ाए थे तो स्टूडेंट्स उसमें टाइप ऑफ लैंगिक जनन आपको पढ़ाया था। उसमें लास्ट दिखाया था सबसे जो इम्पॉर्टेंट टाइप सोमेटोगेमी टाइप आपको बताया था जो एडवांस्ड होता है। ये टाइप की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एडवांस्ड, क्योंकि इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी सोमेटोगेमी में किसी भी टाइप के जनांगों का निर्माण नहीं होता। मतलब पेजाइजा में जो लैंगिक जनन है सोमेटोगेमी द्वारा, मतलब कोई भी जनांग एंथ्रीडियम या एसोगोनियम का निर्माण नहीं होता है। तो जैसे ये कवक जाल है, इसके कोई भी, जैसे फर्स्ट देखिए आपको डायग्राम में आपको कवक जाल दिखाई दे रहा है। कवक जाल जो है यूनिन्यूक्लिएट और इसकी बहुत ज़्यादा शाखाएं शाखित होता है। सेकंड डायग्राम बी डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देखिए कवक जाल, दो कवक तंतु आपको दिखाए हैं। दो कवक तंतु की जो कोशिकाएं हैं, दो पास जो कोशिकाएं वो आपस में मिल गई हैं और दो केंद्रक जो हैं पास पास आ गए हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ लेबल किया है डाइकैरियोटिक जो है डाइकैरियन। डाइकैरियन मतलब एक ही कोशिका, दो कोशिका आपस में पहले मिल गई हैं, उनकी जो बीच की भित्ति है वो नष्ट हो जाती है, एक कोशिका बन जाती है और केंद्रक जो है पास पास आ गए हैं। सी डायग्राम में देखिए ये डाइकैरियोटिक सेल जो है इसका निर्माण हो गया है। अब आप देखिए ये जो है ये डाइकैरियोटिक सेल जो है ये एक्ट करेगा एज अ एस्कोजिनस कवक तंतु। ये डाइकैरियोटिक सेल जो है एस्कोजिनस हाइफी का निर्माण करेगा, यानी ये डाइकैरियोटिक सेल जो है एस्कोजिनस कवक तंतु का निर्माण करेगा। अब माइसीलियम में इसमें बहुत सारी एस्कोजिनस कवक तंतु का निर्माण हो जाएगा और इसमें जो डाइकैरियन है, मतलब दो केंद्रक आपको जो सी डायग्राम में दिखाए हैं, दो केंद्रक हैं जो जोड़े में हैं, दो केंद्रक जो हैं आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और एक डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण होगा। डायग्राम डी में जो ये लंबी सी कोशिका दिखाई है ये है एस्कोजिनस हाइफी और एस्कोजिनस हाइफी के अंदर जो केंद्रक है पहले जोड़े में था वो फ्यूज़ हो गया है, जिसकी वजह से डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण हो गया है। अब आप ये ई में आ जाइए। ई डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में बच्चों ये एस्कोजिनस कवक तंतु का, एक एस्कोजिनस कवक तंतु का आपको डायग्राम दिखाया है। अब इस एस्कोजिनस कवक तंतु में जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होता है, चार केंद्रक का निर्माण होता है। चार केंद्रक का जो निर्माण होता है वो इस ढंग से होता है कि आप देखिए स्टूडेंट्स कि ऊपर की कोशिका और नीचे की कोशिका उसके अंदर केवल एक एक केंद्रक है। लाल रंग का आपको दिखाया है, एक एक बिंदु दिखाया है, तो ऊपर की कोशिका और नीचे की कोशिका में केवल एक एक कवक तंतु है। और लेकिन जो बीच की कोशिका है इसमें जो है इस कोशिका को हम कहते हैं पेनल्टीमेट कोशिका, यहाँ पर लिखा है डायग्राम ई में, और इसमें दो केंद्रक उपस्थित हैं। अब ये एस्कोजिनस कवक तंतु में आपको नेक्स्ट डायग्राम में देखिए ये बीच की कोशिका है, इसमें दो केंद्रक हैं। अब ये दो केंद्रक जो हैं आपको मैंने दिखाया कि ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और ये जो कोशिका है पेनल्टीमेट कोशिका, जो बीच की कोशिका है, ये कार्य करती है एस्कस मदर सेल। किसका कार्य करती है? एस्कस मातृ कोशिका का, और इसमें जो केंद्रक है वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं।
अब ये जो पेनिल्टिमेट कोशिका जो है, जो एस्कस मात्र कोशिका का कार्य करती है, ये लंबाई में आप देखो जी डायग्राम जो है लंबाई में बढ़ जाती है और दीर्घित होके यानी आगे जाके ये एस्कस का निर्माण करती है। तो स्टूडेंट्स, पहले होगा पेनिल्टिमेट कोशिका, इसके अंदर दो जो केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं वो केंद्रक फ्यूज हो जाते हैं और ये जो कोशिका है डायकैरियोटिक कोशिका, ये एस्कस का पेनिल्टिमेट कोशिका ये कार्य करती है एस्कस मदर सेल और दीर्घित होके आपको नीचे लिख दिखाया है एस्कस का निर्माण करती है। कौन सा? ये पेनिल्टिमेट कोशिका, ये लंबाई में बढ़ जाती है और एस्कस का निर्माण करती है। अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस इसमें है पेनिल्टिमेट कोशिका में या एस्कस मदर सेल में, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें प्रथम डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से एस्कस के अंदर 8 एस्को बीजाणु का, आप देखो डायग्राम एच के अंदर पहले 4 हैं, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन के बाद 8 एस्को बीजाणु का निर्माण होता है। यानी एक एस्कस होता है, उसके अंदर 8 एस्को बीजाणु लाल रंग के एच डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आपको एक एस्कस दिखाई दे रहा है। अब आप फिर से इस माइसीलियम की तरफ आ जाइए। अब ये माइसीलियम जो है, इसके अंदर आप बहुत सारे एस्कस, प्लूरल होगा एसआई, तो इसके अंदर बहुत सारे एसआई का निर्माण हो जाएगा और हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्को बीजाणु होंगे। तो ये माइसीलियम है, इसके अंदर बहुत सारे एस्कस का एसआई का निर्माण होगा और ये जो माइसीलियम है एसआई के आसपास जो है पूरे एसआई जो है इतने बहुत सारे, उसको आसपास से पूरा घेर लेगा और एक प्याले नुमा संरचना, आई डायग्राम देखिए, तो प्याले नुमा संरचना का निर्माण हो जाएगा और इस प्याले नुमा संरचना को हम कहते हैं एस्कोकार्प और ये जो एस्कोकार्प जो फलन पिंड है यहाँ पर हम कहते हैं एपोथीशियम। तो इस एपोथीशियम, ये प्याले नुमा संरचना है, इसके अंदर बहुत सारे एसआई जो हैं वो उपस्थित होते हैं। अब इस एपोथीशियम का लंबवत काट यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम लेते हैं, तो ये डायग्राम देखिए, मैंने लिखा है एलएस ऑफ एपोथीशियम। तो आई में आपको, आई जो डायग्राम लेबल किया है ये है एपोथीशियम, इसका जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एपोथीशियम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए ये कपनुमा, एग्जाम में कितनी बार एलएस ऑफ एपोथीशियम या केवल एपोथीशियम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट। तो पेजाइजा में 2 या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पेजाइजा तो कप फंजाई कौन सा है, कॉप्रोफाइलस कवक का नाम बताइए, तीसरा जो है एपोथीशियम। अब एपोथीशियम का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें देखिए सबसे ऊपर जहाँ पर एस्कस है, बहुत सारे एस है जिसके बीच में जो है एस्को बीजाणु हैं, मैंने लेबल करा हुआ है। जो बाहर की सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं हाइमीनियम और ये हाइमीनियम जो है फर्टाइल लेयर है। इसमें आप देखो ग्रीन कलर के एसआई नज़र आ रहे हैं और हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्को बीजाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। एस्कस के बीच बीच में आप देखो ये पतले पतले सहसूत्र यानी हेयर लाइक संरचना है, जिन्हें हम कहते हैं पैराफाइसिस। नेक्स्ट रीजन आपको स्टूडेंट्स होगा हाइपो, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है हायोथीशियम, ये हाइपोथीशियम है। हाइपोथीशियम क्या होता है, हाइमीनियम के नीचे का रीजन होता है और ये जो भाग है जहाँ कवक तंतु जो है जाल रूपी संरचना बनाते हैं। आप देख रहे हो ग्रीन कलर की जाल रूपी संरचना है और इस भाग को हम कहते हैं हाइपोथीशियम और इस हाइपोथीशियम से भी हाइमीनियम का डेवलपमेंट होता है। सबसे जो लास्ट रीजन है आपको दिखाया है वहाँ लिखा हुआ है, ये जो कि कप की जो नीचे की संरचना होती है उसे दिखाया गया है रिसेप्टेकल। और रिसेप्टेकल जो है इसमें लंबी लंबी कोशिकाएं जाल जैसी फैली हुई हैं और ये जो है एस्कोकार्प यानी एपोथीशियम का नीचे का संरचना होती है, जिसमें कवक तंतु जो है फैले हुए रहते हैं और ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं ये एक्चुअली
कवक तंतु हैं जो फैले हुए हैं। तो दो रीजन है, एलएस ऑफ एपोथीशियम जो है कपनुमा संरचना, फर्टाइल लेयर जो है हाइमीनियम होती है, उसके अंदर एसआई होते हैं, एसआई के अंदर एस्को बीजाणु होते हैं और एसआई के बीच बीच में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पैराफाइसिस नज़र आते हैं। उसके नीचे के भाग को हम कहते हैं हाइपोथीशियम जो कि कवक तंतुओं से बना होता है और सबसे लास्ट भाग को हम कहते हैं रिसेप्टेकल। अब क्या होता है, जब एस्को एसआई परिपक्व हो जाते हैं, इसमें से एसो बीजाणु जो है वो बाहर आ जाते हैं। इनका प्रकीर्णन जो है के लिए नमी जो है उसकी आवश्यकता होती है। ये एस्को बीजाणु जो है अंकुरित होकर, आप देखो ये के डायग्राम जो है एस्को बीजाणु दिखाई दे है और एल डायग्राम में दिखाया गया है एस्को बीजाणु जो है अंकुरित हो गया है, अंकुरित होके दोबारा से नए कवक जाल का निर्माण हो गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कंप्लीट किया पेजाइजा, जिसे कप फंजाई के नाम से कहते हैं। एक बार आपको पुनः मैं बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बार बार बताती जाती हूँ। आपको बताया जैसे पेजाइजा में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कप फंजाई किसे कहते हैं, कोप्रोफाइलस कवक का नाम बताओ, एपोथीशिया के बारे में संरचना कैसी होती है, या इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। उसी प्रकार मैं आपको दिखा रही हूँ एस्कोमाइसिटिस यानी एस्कोमाइकोटिना इस कवक के साथ कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने 3 कवक पढ़े हैं। पहला एस्परजिलस जिसके अंदर फलन पिंड क्लिस्ट्रोथीशियम, सेकंड पढ़ा है हमने क्लेविसेप्स जो एर्गोट फंजाई के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर जो फलन पिंड है उसे हम पेरिथीशियम कहते हैं, और तीसरा कवक हमने पढ़ा पेजाइजा जिसे हम कहते हैं कप फंजाई। तो आप इस चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करिए और जनवरी के महीने में हम लोग जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। एक एक प्रैक्टिकल 2-2 स्पेसिमेंट्स आपको कैसे फाइल तैयार करनी है, कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में अभी ई कंटेंट द्वारा इस वीडियो के माध्यम से ही आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल्स जो है वो तैयार करनी है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हम प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।